यूट्यूब के चैनल हिस्ट्री यूपीएससी सीएसई आईएएस बाय डॉक्टर एच रिजवी के द्वारा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो नंबर 7 में हम यूपीएससी आईएएस मेन के जीएस फर्स्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 12 और 2021 का डिस्कशन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे कि इतिहास के यानी हिस्ट्री के पेपर को किस तरह किया जाना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन का अर्थ यानी मतलब समझने में गलती हो गई तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को पढ़िए और अगर आवश्यकता पड़े तो अपनी दूसरी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं उसको समझने के लिए। और फिर क्वेश्चन का वेरी कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करें, टू द पॉइंट लिखें, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा सटीक समय को मद्देनज़र रखते हुए उसका उत्तर लिखें। जिससे क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया, ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस, अर्थात महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के मध्य जो उनका संरचनात्मक कार्यक्रम चलाए थे उसकी चर्चा कीजिए। बहुत आसान है, बार बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर लिखिए। तो इसमें एसेंशियल पॉइंट्स जो हम हैं वो लिख रहे हैं। महात्मा गांधी जी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और डिसोबीडियंस के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन मानते थे। उनका विचार था कि बगैर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के ये चलाई गई मूवमेंट, आंदोलन अर्थविहीन है। इसलिए उन्होंने अपने इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे बहुत विशेष ध्यान दिया। नागपुर के सेशन, दिसंबर में सेशन हुआ 1920 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसमें महात्मा गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को पास कर दिया गया। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे प्रोग्राम गांधी जी का चलता रहा। और इसकी ज़रूरत क्या थी? मास सपोर्ट। महात्मा गांधी जी को इस बात का पूरा विश्वास था, बहुत करीब से देखा था कि ब्रिटेन की शक्तिशाली साम्राज्य जो ये कहा करते थे कि उनके साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता, एक जगह निकलता है तो दूसरी जगह डूबता है, मतलब हमेशा कहीं न कहीं पर सूरज निकला ही रहता था। तो जब तक मास सपोर्ट नहीं होगा, पुरुषों का, स्त्रियों का, सभी धर्म के लोगों का, सभी जातियों के लोगों का, सभी वर्गों के लोगों का, और फिर उनके लिए कुछ न कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, संरचनात्मक काम करना आवश्यक होगा, जिससे उनके सपोर्ट को हासिल किया जा सके, प्राप्त किया जा सके और उनको देश की आज़ादी के बारे में बताया जा सके। फिर नंबर 3-4 कम्युनल यूनिटी। ज़्यादा विशेष या गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब महात्मा गांधी भारत में कोशिश कर रहे थे रोजी रोटी की, तो गुजरात के वासी अब्दुल्ला साउथ अफ्रीका में उनको बुलाया और उन्होंने मुसलमानों का बहुत बड़ा सपोर्ट पाकर
वहाँ असहयोग आंदोलन चलाया। तो उनको इस बात का मालूम था कि जब तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं होगी, देश को आज़ाद नहीं कराया जा सकता। साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस और भारत के इतिहास के द्वारा प्राप्त किया ज्ञान और ब्रिटिश सर के द्वारा डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी से भारत को गुलाम बनाना। फिर हम कह सकते हैं कम्युनल यूनिटी, यानी कम्युनिटी जब तक कि दोनों बड़ी कम्युनिटी हिंदुस्तान की हैं, उनका आपस में होना ज़रूरी है, स्वतंत्रता के युद्ध के लिए आवश्यक है। इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी बहुत सिंपल से है। भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जिसको लोग अनटचेबल मानते थे, वो शहर में जब आते थे तो डुग्गी पीटते आते थे, अगर कोई चीज़ छू लेते थे तो अपवित्र हो जाते थे। इस मामले में ये भी कहा जा सकता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि फ्रांस से ज़्यादा बड़ी तादाद जो भारत में रहती है जिनके साथ जानवरों का सलूक किया जाता है। और इस विषय में मनु की विचारधारा का भी उन्हें ज्ञान था कि इन शूद्रों के साथ, अनटचेबल के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। तो वो इसके विरोधी थे कि बगैर इनके सपोर्ट के देश को आज़ाद करना नामुमकिन या असंभव है। इसीलिए उन्होंने हरिजन नाम का एक न्यूज़पेपर चलाया। हरिजन, हरि माने ईश्वर, गॉड, और जन माने पीपल, यानी ईश्वर। उन्होंने कहा कि जो ये अनटचेबल जो हैं ये हरिजन है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से जाने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट में लिख दीजिए। इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी और फिर विलेज कॉटेज। महात्मा गांधी ने कई बार ये कहा कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस। भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या गांव में रहती है। जब तक गांव के लोगों का विकास नहीं होगा, हालांकि पश्चिम देश के तमाम इतिहासकारों ने ये माना है कि भारत के गांव स्वयं में एक रिपब्लिक हैं, गणतंत्र हैं, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि वहाँ के लोगों में, गांव के लोगों में कॉटेज इंडस्ट्रीज, करघा है, हस्तकलाएं हैं, हस्त उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको विकास करना चाहिए। प्रमोशन ऑफ खादी। महात्मा गांधी जी इस बात को अच्छी तरह परिचित थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रकृति या नेचर को जानते थे कि भारत में वो लाभ के लिए, फायदे के लिए आया है। वो मैनचेस्टर और इंग्लैंड के बने हुए कपड़ों को भारत में बेचकर और भारत के कुटीर उद्योगों और कपड़ा उद्योग को नष्ट करके अत्यधिक लाभ उठा रहा है। तो गांधी जी इस बात को जानते थे कि इसकी रीढ़ की हड्डी पर हमला केवल इसके कपड़ों और इंग्लैंड के द्वारा बनी हुई निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार, बाइकॉट से किया जा सकता है। तो उन्होंने खादी को बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया। करघा, खुद भी करघा चलाते रहते थे, चरखा, कि करोड़ों आदमी जब खादी पहनेंगे तो नेचुरल है कि वो ब्रिटेन के बने हुए वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इससे ब्रिटिशर्स के लोगों को नुकसान होगा। तो ये इसलिए उन्होंने खादी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। फिर प्रोहिबिशन, वो जानते थे सामाजिक बुराइयों को, इविल्स को, जिसके अंदर शराब, इंटॉक्सिकेंट, नशीली चीज़ें जो मनुष्य के दिमाग को बर्बाद कर देती है, सोचने की शक्ति को समाप्त कर देती है, अर्थव्यवस्था को नष्ट कर डालती है, परिवार का विनाश हो जाता है। तो इन्होंने शराब को और इंटॉक्सिकेंट को, नशीली चीज़ों को बंद करने के लिए बहुत कोशिश की। फिर बेसिक एजुकेशन, उन्होंने कहा बेसिक एजुकेशन का जो मॉडर्न वे में कहा जा सकता है वोकेशनल एजुकेशन, यानी करघा, हस्तकलाएं,
ये सब स्कूलों में पढ़ाई जाएं। जब उनके बड़े पुत्र ने कहा कि हम मॉडर्न एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, हमको बापूजी आगे पढ़ने दीजिए, तो गांधी जी ने कहा जब सारे देश के लिए बेसिक शिक्षा है तो तुम्हारे लिए भी बेसिक है। बहुत ही नाखुश हुआ और हर वो काम उसने किए जिसको महात्मा गांधी पसंद नहीं करते थे। अंततः ये कहा जा सकता है कि वो अपने पुत्र के लिए भी वही बात को अच्छा समझा जो सभी देश के लोगों के लिए उन्होंने बेहतर समझा। इक्वलिटी का, इकोनॉमिक इक्वलिटी का यहाँ पर अर्थ ये है कि जब तक कि अगर गुर्बत देश में बढ़ती गई, निर्धनता बढ़ती गई, तो वो अच्छी तरह से परिचित थे। सोवियत यूनियन बाद में जो बना, रशिया के रक्त से परिपूर्ण क्रांति से वो परिचित थे। कार्ल मार्क्स की विचारधारा से परिचित थे, एंजेल की विचारधारा से परिचित थे, स्टालिन की नरसंहार से परिचित थे, लेनिन की विचारधारा से वो जानते थे। उनको ये भय था अगर इकोनॉमिक इक्वलिटी ना दूर हुई तो देश के अंदर भी मास्को की तरह, जैसे मास्को खून में डूब गया था, भारत में भी क्रांति आ सकती है। उन्होंने कहा ठीक है, पूंजीपति लोग अपना व्यापार करेंगे लेकिन वो मालिक नहीं, एक ट्रस्टी होंगे। ज़्यादा इस पे गंभीरता से जाने की आवश्यकता नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ वीमेन स्टेटस, वो जानते थे कि स्त्रियों का स्टेटस जब तक नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता और देश आज़ाद भी नहीं हो सकता, क्योंकि आधे पॉपुलेशन स्त्रियों की होती है, फीमेल्स की होती है। और उनकी मनुस्मृति में लिखा है कि 4 लोगों को साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसमें एक स्त्री भी है। वो इस विचारधारा के विपरीत थे। उनका विचार था कि स्त्रियों के साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए और उन्हें समाज के अंदर आदर से देखना चाहिए और उन्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। इस संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने लंगोटी क्यों पहन ली। जब वो साउथ की तरफ देख रहे थे तो देखा एक तालाब के किनारे एक स्त्री के पास ऊपर के भी कपड़े नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी चादर पानी में डाल दी और फिर उस दिन से उन्होंने लंगोटी को धारण कर लिया। तो स्त्रियों के स्टेटस को, उनकी स्थिति को समाज में बढ़ाना चाहते थे। किसान अन्नदाता है, जब तक किसान का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। इंडिया लिव्स इन विलेजेस और विलेजेस में किसान रहता है और किसान ही देश के लिए अन्न पैदा करता है। इसीलिए उन्होंने किसानों के लिए बहुत से आंदोलन चलाए, जिसमें चंपारण, खेड़ा, बारसोली, भास्कर मशहूर हैं। बस इसका नाम लिख देना ही काफ़ी है। लेबर, मजदूरों की गिरती हुई व्यवस्था से भी बड़े चिंतित थे। अहमदाबाद में उनके लिए उन्होंने सहायता की, उनके आंदोलन को स्वीकार किया और उनकी मांगों को पूरी किया। उनका ये कहना था कि जो फैक्ट्रियां मज़दूरों से चलती हैं तो मज़दूरों के लिए इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस, स्कूल्स और क्रेच की भी वकालत की। आप और कह सकते हैं कि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी आंदोलन के तहत ये बात पे जोर दिया कि आप देसी स्कूलों में जाएं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस अपने बनाएं और ब्रिटिश संचालित स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को छोड़ें। भारत में सबसे पहला JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित हुई और फिर विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको बनाया और इस तरह
देसी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज की एक श्रृंखला आ गई और इस तरह उन्होंने अपने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से, रचनात्मक प्रोग्राम से भारतीयों को कि उत्साह को उत्साहित करते रहे और देश की जनसंख्या को, आबादी को ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, तैयार किया। अंततः आप इन शब्दों को अपने दिमाग में रखें और अगर कोई दिमाग में समस्या आती है तो ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, अपने कमेंट्स हैं, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन मेंस का ही मैं, हो सकता है कि ऑप्शनल पर मैं दूसरा प्रश्न करूं और चर्चा करूं। जय हिंद।